बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहरवासियों को दी बड़ी सौगात। मल्टी लेवल कार पार्किंग का किया लोकार्पण। मल्टी लेवल पार्किंग से सुधरेगा शहर का ट्रैफिक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। आतिशबाजी कर खुशी मना रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। बिलासपुर में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा सरकार की छवि खराब करने का रचा षड्यंत्र। जगदलपुर में बृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन। कई खंडपीठों में हजारों प्रकरण किए गए प्रस्तुत। पक्षकारों को होने वाले फायदों को लेकर की गई चर्चा। रायपुर में सड़क निर्माण कार्यों का किया गया भूमि पूजन। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने किया भूमि पूजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 25,000 वर्ग फीट में निर्मित मल्टी लेवल कार पार्किंग का लोकार्पण कर शहरवासियों को बड़ी सौगात दी। मल्टी लेवल कार पार्किंग से अब ट्रैफिक और वाहन पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। बता दें कि 16 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित मल्टी लेवल कार पार्किंग में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के अलावा 2 फ्लोर बनाए गए हैं, जिसमें 257 कार पार्किंग और 333 बाइक पार्किंग की क्षमता है। इस बिल्डिंग में सीढ़ियों के अलावा 2 लिफ्ट भी लगाई गई हैं और आपातकाल के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत नहीं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की जीत है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस भारी बहुमत लेकर आएगी, ताकि खरीद फरोख्त की कोई गुंजाइश ना बचे और सेंटर इंडिया से भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से कर्नाटक के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कर्नाटक कांग्रेस के राज्य के हमारे कांग्रेस लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, सबको मैं बधाई देता हूं। और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़े। साथ में हम बधाई देते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने की स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे प्रचार करने गए। राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और उन सभी को जिन्होंने वहां प्रचार किया। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा दक्षिण भारत में उसका सफाया होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस पार्टी की इस जीत का पूरे देश में कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं। वहीं उज्जैन में भी कार्यकर्ता क्षीर सागर स्थित कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए और जीत की खुशी मनाई। इस दौरान आतिशबाजी कर मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार। आज सत्य जीता है और असत्य हारा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। हमने देखा कि जिस प्रकार से 130 से ज्यादा सीट आई है, राहुल गांधी जी ने पूरे भारत के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, निश्चित रूप से नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक में ये शुरुआत हुई है, जहां पर कांग्रेस 130 सीट के साथ सत्ता में काबिज हो रही है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के इशारे पर ईडी द्वारा कांग्रेसी नेताओं के घरों में की जा रही गलत कार्रवाई के विरोध में बिलासपुर के नेहरू चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करने के लिए ईडी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी की केंद्र सरकार सीएम भूपेश बघेल और सरकार को बदनाम करने की नीयत से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी भेजकर छापेमारी की गलत कार्रवाई करवा रही है। रोजगार के अवसर और खुशहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी को रास नहीं आ रहा, इसलिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है लगातार, पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश भूपेश बघेल जी की सरकार नंबर एक पर है। उनका काम भी एक नंबर पर है। जिस तरीके से युवाओं को रोजगार हो, चाहे रोजगार भत्ता हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसानों के हक की बात हो, हर तरीके से भूपेश बघेल जी उसमें कारगर साबित हुए। ये काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से देखा नहीं जा रहा है। तो उनकी जो बी टीम ईडी है, उसके द्वारा लगातार भूपेश बघेल जी को, उनके सारे विधायकों को, यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईडी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस सरकार को गिराया जाए, बदनाम किया जाए। इसके विरोध में आज हम लोगों ने एनएसयूआई के साथियों के साथ पुतला दहन किया है ईडी का और नरेंद्र मोदी। इन दिनों आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक पैठ को मजबूत करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। पार्टी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ में घूम घूमकर एक नई तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली भविष्यवाणी है कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाले हैं और अगली भविष्यवाणी है कि देश के अगले प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। वहीं शुक्रवार को बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी गुरविंदर सिंह गेरी बिरिंग ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि जल्दी छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि वे एक विकल्प के रूप में खुद को देखते हैं। जो हमारी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिसी है, जो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली में काम कर रहा है और पिछले 1 साल से पंजाब में भी काम कर रहा है, वो हम सारी पॉलिसीज लेके डोर टू डोर छत्तीसगढ़ के लोगों के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पूरे जोर से दमदार तरीके से जो इलेक्शन की वो तैयारी करेंगे। बिलासपुर संभाग कितना महत्वपूर्ण होगा? सारी की सारी सीटें पूरी की पूरी जो हैं वो सारी अपने आप में अपना महत्व रखती हैं। सारी सीटें ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स हैं, इस पे हम अपनी विजन टाइम टू टाइम लेके आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, जो संगठन का काम करते हैं, उनका खुद का स्टेट है। तो हम पूरे जोर शोर से, पूरे दमदार तरीके से छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर के जिला और सत्र न्यायालय में वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला और सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार उपाध्याय ने लोक अदालत से पक्षकारों को होने वाले फायदों और लोक अदालत के प्रचार प्रसार के संबंध में साधना प्लस न्यूज के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान आलोक कुमार उपाध्याय ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। उद्देश्य जो होता है इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। बहुत से लोगों का लाभ ये कहने का मतलब है कि मुकदमा बैंकों का जैसे है, लोग कर्ज लिए रहते हैं, लेकिन अगर वही बैंक वाले मुकदमा न्यायालय में करें तो बहुत ज़्यादा उनको ब्याज और सारा चीज़ देना पड़ेगा। लेकिन लोक अदालत के माध्यम से उनको ब्याज में भी छूट मिल जाती है और जो मूलधन होता है उसमें भी छूट हो जाती है। तो उद्देश्य से उनको पक्षकारों को लाभ पहुंचाना होता है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, न्यायालय से साल भर की सजा मिल जाती है, लेकिन समनीय मामले हैं तो न्यायालय में आकर के समझौता कर लीजिए, किसी को भी सजा नहीं होगी और दोनों में सौहार्द प्रेम बना। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला उन्नत समाज, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा है।
लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। सभी जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने स्वामी आत्मानंद वार्ड अंतर्गत जनहित को लेकर जनता क्वार्टर लाइन चौबे कॉलोनी में स्वीकृत डामरीकरण और सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। वहीं संसदीय सचिव ने राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में कांग्रेस जनों की महत्वपूर्ण बैठक भी आहूत की। बैठक में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर रूपरेखा बनाई गई और आमजनों के हित और समस्या के निवारण के लिए वार्ड के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए गए। बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरुचि सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि जिला चिकित्सालय के किचन में साफ सफाई की व्यवस्था और रखरखाव संतोषजनक नहीं था। सामान्य मरीजों, डायबिटीज मरीजों, अन्य गंभीर मरीजों को एक जैसा भोजन वितरित किया जा रहा है, जबकि सामान्य मरीजों के लिए 150 रुपए और जननी शिशु सुरक्षा योजना में 250 रुपए के दर से भोजन दिया जाना है। मरीजों की संख्या जिनके आधार पर भोजन का वितरण किया जाना है, उससे संबंधी कोई भी दस्तावेज किसी भी स्तर पर संधानित नहीं किया गया है। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 24 बाइक बरामद कर ली गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने लगातार हो रही चोरी की वारदातों को देखते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। चोरी की वारदात हुई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई और उसको संज्ञान में लेते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को पकड़ा जाए। इस पर एक टीम बनाई गई थाना प्रभारी कोतवाली के निर्देशन में और इसमें लगातार काम किए। इसमें 2 महीने तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें सभी थाने क्षेत्र के फुटेज को देखा गया कि एक लड़का इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है और इस आधार पर इसकी जो पहचान है वो भूमका क्षेत्र का निवासी जो अशोक साहू के रूप में इसकी पहचान की गई। ये पहले भी चोरी के आरोपी में जेल जा चुका था, ऐसी सूचना मिली थी और उसको कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने शहर के 8 जगहों में चोरी किया जाना स्वीकार किया और इन 8 मोटरसाइकिल को शुरू में बरामद किया गया। उसके बाद और भी पूछताछ करने पर इसने बताया कि ये डोंगरगढ़, खैरागढ़ और दुर्ग क्षेत्र। सागर जिले के देवरी विधानसभा के महाराजपुर थाना अंतर्गत ग्राम समनापुर साहूज के 1 महीने से लापता नाबालिग लड़की को पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार थाने का चक्कर लगा रहा है। बेटी ने लापता होने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं लापता गीता आदिवासी के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया। फिलहाल पुलिस की तलाश जारी है। को शाहजू की एक 15 साल की बच्ची जो है, ये महाराजपुर बाजार से दिनांक 20/4/23 को
लापता हो गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा उनकी माता गीता आदिवासी की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर तलाश पतासाजी शुरू कर दी थी। तो अभी लगातार उस बालिका की तलाश पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, गुमशुदा बालिका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने के बाद लगातार गुमशुदा की तलाश पतासाजी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो संदेही परिजनों द्वारा व्यक्त किया गया था उसके घर भी लगातार देवरी में पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है और निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जल्दी तकनीकी साक्ष्य के आधार पर गुमशुदा। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जमकर हमला बोला है। वीडी शर्मा ने कहा कि आप झूठ बोलकर घूम रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरवाकर उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों को आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की है। जून माह से 1000 रुपए उन बहनों के खातों में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता और नौजवान सब जानते हैं। देखिए, बेरोजगारों को भत्ता उन्होंने 15 महीने की जब सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने घोषित किया था। लेकिन प्रदेश के नौजवान सुने जरा, 1 पैसा 1 रुपया किसी नौजवान को दिया गया। किसानों को कर्ज माफी की बात की, एक किसान की कर्ज माफी नहीं की। लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। वो बेचारे किसान जो डिफाल्टर हो गए उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनको डिफाल्टर से बाहर निकाल करके काम करने का प्रयास कर रही है। तो ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेस और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के वो सपने देख रहे हैं। सपने देखे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बजट राशि और विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह विभाग से जुड़े सभी विषयों और प्रोजेक्ट पर मंथन किया गया। इसके अलावा अपराध कानून व्यवस्था और ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा की गई, जिसके बाद मंत्री ने 3 साल से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उनके ट्रांसफर को लेकर निर्देश दिए हैं। बैठक में नक्सल मूवमेंट और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के रिव्यू के निर्देश दिए हैं। आज गृह विभाग बजट हमारा सत्र भी मार्च में खत्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था उस काम को आगे बढ़ाना, थाना चौकी अन्य चीजों को, उसकी एक समीक्षा और इन 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए आज नरसिंह घाट पर सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने श्रमदान कर शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ ली। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम के तहत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते आज नरसिंह घाट पर हुए सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा, निगम कमिश्नर रोशन सिंह, महापौर मुकेश चटवाल सहित पार्षदगण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए और हाथों में झाड़ू लेकर शिप्रा के नरसिंह घाट क्षेत्र में साफ सफाई कर कचरा भी उठाया। इस मौके पर सभी ने उज्जैन को स्वच्छता अभियान में नंबर 1 बनाने की शपथ ली। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था।
इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे, खासकर बच्चों का काफ़ी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है। और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से माँ शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट, उससे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। और एक अच्छा प्रयास रहा, लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हर दिन। अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाल ही में लोक सेवा आयोग द्वारा छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम की घोषणा होने के तुरंत बाद ही विधायक विकास उपाध्याय अपने विधानसभा के डीडी नगर में पीएचसी में प्रथम आई प्रज्ञा नायक और 20वें रैंक में आए प्रखर नायक दोनों भाई बहन को बधाई देने उनके घर पहुंचे और कहा कि दोनों भाई बहनों ने अपने माता पिता के साथ साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र को भी गौरवान्वित कर दिया है। खबर धमतरी से है, जहां नगर निगम घोटाले की प्रयोगशाला बन चुका है। जहां कोरोना काल में सैनिटाइजर घोटाला, इसके बाद नालियों में घोटाले के आरोप और अब एक नया मामला सामने आया है, जहां एक रैन बसेरे के लिए चौगुने दामों में फिनाइल आदि चीजों की खरीदी की गई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी जिला अस्पताल के नजदीक बने रैन बसेरे के लिए फिनाइल हार्पिक टॉयलेट क्लीनर की खरीदी की गई है, जिसके लिए बाकायदा निविदा बुलाई गई थी और सबकी सहमति से संबंधित ठेकेदार को निविदा दी गई। सहमति से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि निविदा फॉर्म पर कमिश्नर और महापौर सभी के दस्तखत से ये खरीदी गई और शायद ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया जाता, लेकिन समय पर कागजात बाहर आ गए तो पता चला कि फिनाइल जैसी चीज जो 109 में आती है उसे 725 में खरीदा गया। इसी तरह अन्य चीजों की भी खरीदी की गई है। वही मामला सामने आने के बाद जब इस संबंध में महापौर, कमिश्नर और संबंधित सभापति से बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला अभी उनके संज्ञान में आया है, इसकी जांच की जाएगी। नगर निगम आए दिन भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, उसी में एक कड़ी है फिनाइल मामला भी है। रैन बसेरा के लिए यहाँ के अधिकारियों ने एक निविदा आमंत्रित की थी। उसमें जो रेट था उस रेट में खरीदी किया गया है, जो बाजार मूल्य से एमआरपी से कई गुना अधिक है। जब हम इनको हमेशा एक चीज अवगत कराते हैं कि शासन ने एक गाइडलाइन तैयार किया, उसमें रैन बसेरा को संचालन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति में आज दिनांक तक कोई विषय नहीं आया, आज दिनांक तक कोई बैठक नहीं आया। ये अधिकारी केवल अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से निगम को चलाते हैं। शासन की गाइडलाइन का कहीं पर भी ये लोग पालन नहीं करते। हम लोगों ने निविदा मंगाई गई थी, निविदा में जो इसने पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उसमें हमको सामान मकान सप्लाई किया था। उसके बाद उसने जब बिल पुटअप किया तो हमें जानकारी हुई कि वो बिल ज़्यादा का है। तो उस तर्ज में हम लोगों ने ऑलरेडी एक समिति गठित की गई थी। उस समिति के द्वारा जांच करा था, जांच के दौरान ही वो फोटो लीक होने के कारण ये समाचार आया। जांच पहले से हो रही है। निविदा समिति में सबका साइन होता है। किसका चुप मांगते थे? किसका दर्द मांगते? किसका चुप? अब इसमें जितने वो हम लोग को जो कोटेशन दिया उसके अनुरूप उसने नहीं दिया है। क्या ठेकेदार को पैसा अभी तक भुगतान रुका हुआ है 3 महीने से। कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू सतपाल कंवर के द्वारा 1000 की रिश्वत लेने का आरोप केरवाड़ी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य सतीश गुप्ता के द्वारा लगाया जा रहा है। सतीश गुप्ता द्वारा बताया गया कि 2014 से वरिष्ठ सूची में नाम दर्ज कराने के लिए लगातार कलेक्टर जनदर्शन और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सतपाल कंवर के द्वारा सूची में नाम दर्ज करने के लिए 1000 की घूस ली गई और शासकीय दस्तावेजों को 2 साल से अपने घर में दबाकर रखने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि 1000 की रिश्वत और दस्तावेज छिपाने के आरोप में सतपाल कंवर के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। अब पुष्टि कौन करेगा, डरेंगे तो। आप दिए? मैं तो दिया हूँ, देने को 1000 लिए थे इसी के विषय में। अच्छा। अब छोड़ो जनदर्शन में देना, इधर उधर मेरे पैसा दे दो, मैं सुधरवा दूंगा। एक विकलांग महिला कर्मचारी हूँ। मेरा जो मैं यहाँ पर ऑफिस आने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मेरी वरिष्ठता जो है 2/12/14 से जो होनी चाहिए थी, वो वरिष्ठता सूची लगभग 2021।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर चकाचौंध और ग्लैमर का शहर है। उसी को देखते हुए मनावर के रहने वाले 2 नाबालिग बच्चे अपना घर छोड़कर सीधे इंदौर के लिए निकल गए। मुखबिर की सूचना पर राजेंद्र नगर पुलिस ने बस को रुकवाकर दोनों बच्चों को बस में से बरामद किया। थाना प्रभारी सतीश पटेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बच्चे बस में बैठे हैं और वो घर से भागे हुए लग रहे हैं, जिसके बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने बस को थाना क्षेत्र में रुकवाया और दोनों बच्चों को बरामद कर लिया। उसको थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो 5,000 रुपए लेकर घर से निकले। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके बैग में 30,000 नगद मिले। उन्होंने बताया कि गांव में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर इंदौर आ गए। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ कर दोनों नाबालिगों को उनके परिजनों को सौंप दिया है। राजेंद्र नगर पे सूचना मिली थी कि 2 बच्चे मनावर से बस जो आ रही है, धार तरफ से जो बस आ रही है, उसमें 2 बच्चे ऐसा लग रहा है कि कहीं घर से भाग के आए। थाना राजेंद्र नगर पे गाड़ी रुकवाई गई, बस रुकवाई गई और जब उसमें 2 बच्चे जानकारी लगी थी, जैसा हुलिया मिला था, उनसे जब पूछताछ की गई तो इसमें ये बात सामने आई कि वो वास्तव में ही घर से भाग के आए थे। दोनों 17-17 साल के बच्चे हैं और फिर उनके परिजनों को सूचना दी गई। चूँकि मतलब कल ही भाग गए थे वो, इसलिए परिजन उनको ढूंढने पर लगे थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, वहाँ पर मनावर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। उसके परिजन आ गए, उनको परिजन को बच्चों को समझाई थे कि उनको उनके सपोर्ट कर दिया गया। सर क्यों भागे थे, क्या बताया उन्होंने? ये बच्चे इंदौर के ग्लैमर को देखते हुए आ गए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,